मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जय श्री राम। तो जोर से बोलिए एक बार मेरे साथ, जय श्री राम। तो जब भी हम किसी समाज में रहते हैं, किसी राज्य में रहते हैं, किसी जिले या किसी देश में रहते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हमारा विकास किस तरीके से हो। और विकास के लिए ज़रूरी होती है कुछ चीज़ें, और उन्हीं चीज़ों के क्षेत्र पे हम बात करेंगे। और इसी के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद रहेगा। तो एक बार मैं पैनल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। अशोका ग्रुप ऑफ एजुकेशन से मिस्टर अमित मौर्य जी यहाँ पर आए हमारे साथ पैनल में, वो चर्चा में हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ प्रैक्सन इंस्टीट्यूट से मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी अंबर मौर्य जी को, और साथ ही आशीष गिरी जी को भी, कि वो यहाँ पर मंच पर आए और कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मैं यहाँ पर उमाश बिल्डर ग्रुप की तरफ से मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर राजेश जी को। मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी, आप भी यहाँ पर आइए और आगे हम आपके साथ भी चर्चा को बढ़ाएंगे। और एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मनीष जैन जी जुड़ेंगे, जो यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। और टाइम्स जी से नीलेश अग्रवाल जी। तो अलग अलग पहलुओं को लेकर हमारी ये चर्चा रहने वाली है। सामाजिक मूल्य, सामाजिक विकास और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो योगदान देते हैं, उसको लेकर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अशोका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मिस्टर अमित मौर्य जी से मैं सवाल लेना चाहूँगी और उनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो शिक्षा है किस तरीके से हमारे समाज में एक बेहतरी के साथ एक मनुष्य को, एक नागरिक को भेजती है, और उसकी वजह से हमारा देश जो आगे बढ़ता है, और क्या कुछ कमियां उन्हें लगती है। पहले तो मैं पूरे अशोका ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन की पूरी टीम को, जिन्होंने हमें मौका दिया अयोध्या की पावन धरती पे आने का और प्रभु श्री राम का आज विधिवत दर्शन कराया इन्होंने। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे अशोका ग्रुप की तरफ से न्यूज़ नेशन और पूरी टीम को देना चाहूँगा। जैसा कि जानते हैं, किसी के भी देश के, ज़िले के या किसी कस्बे के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक अच्छा शिक्षक कभी बन सकता है जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी। फाउंडेशन स्ट्रांग से मतलब है जब हम स्टार्टिंग के स्कूल के शिक्षा से पहले भी बात करें, हमारे माता पिता हमें जो देते हैं, हमारा जब हम बचपन में छोटे रहते हैं, चलना सीखते हैं तो हम 10 बार गिरते हैं, बट माँ बाप हमें हाथ दे करके हमें चलना सिखाते हैं। वैसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही हमारा टीचर हमें कहता क्लास में। आज पहले अगर जैसे फादर बताते हैं हमारे कि पहले के गुरु कैसे होते थे, अगर लड़का नहीं पढ़ता था उसको बहुत मारते थे, तो लड़का हमेशा डर रहता था और पढ़ता था, मेहनत करता था। बट आज ऐसा नहीं होता है। आज टीचर की रेस्पेक्ट जो होनी चाहिए कहीं ना कहीं लैक करते हैं स्टूडेंट, शायद पेरेंट्स के डर से या कोई कंप्लेन से डरते हैं, जो कि नहीं कर पाते हैं। बट टीचर की रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए, तभी एक अच्छा शिक्षक एक अच्छे स्टूडेंट को बना सकता है। यानी कि आप ये मानते हैं कि एक हमने वो दौर देखा है कि जब हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को एक फेमिलियर माहौल दें, लेकिन इस फेमिलियर माहौल में एक सीमा को हम लांघ जाते हैं, और उसका खामियाजा कभी कभी इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि जो इज्जत, मान सम्मान होता है वो कम हो जाता है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अब जो भी आपको शिक्षा दे रहा है, या किसी भी तरीके का शिक्षा हो, किसी भी तरीके का ज्ञान हो, उसको आप जो आपको दे रहा है आप उससे एक्सेप्ट करिए। सबके पढ़ाने का, सबको कुछ सिखाने का तरीका अलग हो सकता है, आप उस तरीके को समझिए। अगर वो उससे आप सीख पा रहे हैं तो आप ज़रूर सीखिए। आगे बढ़ते हैं हम प्रॉक्सन इंस्टीट्यूट से। हमारे साथ अंबर मौर्य जी और आशीष गिरी जी है। सबसे पहले अंबर मौर्य जी से मेरा सवाल ये रहने वाला है, देखिए इस इंस्टीट्यूट की खास बात ये है, आपने देखा होगा आजकल लोग कितना ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक्स में जा रहे हैं। कुछ लोग चांद पर पहुंच रहे हैं तो कुछ लोग धूल में मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको सही इसकी जानकारी हो तो जाहिर तौर पर आप कहाँ पहुंचेंगे। तो जान लेते हैं अंबर मौर्य जी से किस तरीके से इनकी चीज़ें काम करती है और कितना ज़रूरी है जब आज के ज़माने में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। जी, अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो इवन हम एक समय था जब हमने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी बिना किसी नॉलेज के, और बहुत ज़्यादा लॉसेस भी फेस करने को मिले थे मुझे। उसके बाद मैंने स्टडीज़ की, कई कोर्सेज़ किए, नॉलेज गेन की। उसके बाद मुझे धीरे धीरे प्रॉफिट आने लगा। तो मुझे लगा कि जो गलतियाँ मैंने की हैं दूसरे ट्रेडर्स ना करें, तो मैंने कैंपेनिंग भी चलाई
और एक इंस्टीट्यूट भी अपना ओपन किया जहाँ पे हम लोग पीपल को अवेयर करते हैं कि पहले किसी भी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी आधी दूरी नहीं होनी चाहिए। पूरी नॉलेज अगर आपके पास है तभी स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं भी निवेश करना हो तो निवेश कीजिए, लेकिन पूरी नॉलेज लेने के बाद। और रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में आधी अधूरी नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको लॉसेज होना लगभग तय है। 99% श्योर हूँ कि लॉसेज होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है देन आई एम वेरी श्योर कि आपको प्रॉफिट्स कम होंगे लेकिन कंटिन्यूअस होंगे। तो बिल्कुल ये बहुत सही बात आपने कही है। और इसी आपके सवाल के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। आशीष गिरी जी से भी एक सवाल लेना चाहूँगी, एक सवाल आपसे भी, और ये जानना चाहूँगी कि ट्रेडिंग में बहुत से लोग ये गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी कि थ्योरिकली ज़्यादा पढ़ लिया लेकिन प्रैक्टिकली मुझे कुछ नहीं आया और उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ा कि लॉस हो गया। तो थ्योरिकली की अगर हम बात करें या प्रैक्टिकली बात करें या इन दोनों के संगम की बात करें, क्या चीज़ें बेहतर होती है और क्या आपका इंस्टीट्यूट सिखाता है? सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन को थैंक्स कहूँगा कि हम लोगों को मौका दिए यहाँ पर बातचीत करने के लिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी जब आप लॉस करते हो मार्केट में, राइट, तो कभी भी आप मतलब आपके दिमाग में चलता रहता है कि लॉस रिकवरी कैसे करें, राइट। तो पहले आपको लॉस रिकवरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले आपको स्टडी करना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको फर्स्ट एडमिशन लेना चाहिए, जो कि आजकल ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी एडमिशन आप लेते हो तो 2-3 महीने का जो कोर्सेस रहते हैं, आप जब वो कोर्स पूरा करते हैं तो आपको नॉलेज मिलता है कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे मनी गेन किया जाता है, ठीक है। ये सब सारे थ्योरिकल है, जो कि नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप मार्केट में उतरो, नहीं तो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए विदाउट नॉलेज। यानी कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के बाद आप आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो आपको उस दिशा में आगे भी बढ़ाएंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रॉक्सिन इंस्टीट्यूट की। अब आगे बढ़ते हैं उमांश बिल्डर को लेकर, जो हमारे साथ मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर जुड़े। उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछूंगी। लोग अपनी जमा पूंजी घर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन हमने देखा है टर्की के उदाहरण से कि एक पल में सब तबाह भी हो जाता है। भारत के लोग चाहते हैं उन्हें आशियाना मिले, उनकी जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की लगे, लेकिन सुरक्षा के मानक जो होते हैं उन पर कभी ना कभी सरकार कहीं अगर ध्यान ना भी दे, प्रशासन ध्यान ना दे, लेकिन एक बिल्डर का विश्वास ज़रूर हो। जी, सबसे पहले तो मैं अपने आराध्य श्री राम की नगरी अयोध्या से, न्यूज़ नेशन के मंच से मैं अयोध्या वासियों का आभार एवं अभिनंदन करता हूँ। और इस मंच से आज मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि बिल्डर संघ की ओर से ऐसी कोई गलती नहीं की जाती है और सरकार के मानकों के अनुसार हम भरसक प्रयास करते हैं कि उन सारी चीज़ों का फॉलो करें और ऐसी चीज़ों का निर्माण करें जिसमें इस तरह की कोई भी गलती या चीज़ें ना पाई जाए। जहाँ तक निवेशक का सवाल है, निवेशक जब भी अपनी पूरी जमा पूंजी लगाता है तो वो एक ऐसा आशियाना ढूंढता है जो उसका सपनों का घर हो और उसे बिल्कुल उसके सपनों के जैसा पूरा हो, जिसके लिए सरकार के मानकों के अनुसार बिल्डर करीब 100% पूरी तरीके से उन मानकों को पूरा करके ही कोई चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करता है। और अयोध्या में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि राम मंदिर 500 वर्षों के बाद जो बना, इसके बाद जो है यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और रियल एस्टेट में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। मैं भी आज पूरे दिन शहर में था सर, चारों तरफ चहुं ओर विकास हो रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं रियल एस्टेट में, हाउसिंग सोसाइटीज़ की एज़ वेल एज़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की। क्योंकि यहाँ पर तीर्थयात्रियों की भीड़ जो मैं देख रहा हूँ, पहले 18 से 20 हज़ार होती थी, वो आज की डेट में 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर डे तीर्थयात्री आ रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं और इस शहर का सर्वांगीण विकास होगा जिसमें बिल्डर एसोसिएशन का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगी कि एक होता है कि आप घर पर एक लाजवाब खाना बना रहे हैं, लेकिन उस खाने में जब माँ का प्यार घुल जाता है या किसी शेफ़ की मेहनत घुल जाती है तो उसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। ठीक ऐसे अगर आप घर बना रहे हैं, घर ले रहे हैं, किसी बिल्डर का साथ लेते हैं तो आपको उन चीज़ों की जानकारी मिलती है जो शायद आपको ना हो, और ऐसे में जो आपका सपनों का आशियाना है खूबसूरत होने के साथ साथ सुरक्षित भी होता है। और वही काम उमांश बिल्डर यहाँ पर करते हैं। और अब चलते हैं नीलेश अग्रवाल जी के पास। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ।
टाइम्स जी को लेकर जिस तरीके से लोगों की पसंद बनता जा रहा है और आपका जो क्षेत्र है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले उसको लेकर हम ये समझना चाहेंगे कि इस तरीके का मुकाम हासिल करना कितना आसान या कितना मुश्किल। धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनके प्रयास से हम लोग अयोध्या की पावन नगरी में आए, भगवान राम के दर्शन, आज उनकी वजह से ही हम लोग को उपाय, पता नहीं भविष्य में कब होते कब नहीं होते, लेकिन ये है कि आज हम लोग को भगवान के दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए हैं। और जहाँ तक ब्रांड की बात है, टाइम जी के बारे में आपने बात की, हमारा प्रयास ये है कि पैसे लेके तो सभी अच्छा पाउडर, अच्छा आइटम कोई भी देता है। हमारा प्रयास है कि सस्ता भी अच्छा भी, कम रेटों में अच्छी क्वालिटी का पाउडर। और मेहनत, किसी भी काम में मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं होता आपका ऊपर जाने का। बाकी आप लोग का सहयोग, चैनल्स वगैरह का, पेपर वगैरह का सहयोग, मीडिया का सहयोग, ये हमको अगर मिलता रहेगा तो आगे भी हम लोग जो है ऐसी तरक्की करते रहेंगे। अच्छा सर, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करें ब्रांड को लेकर और कोई भी ब्रांड मार्केट में उतारा जाता है, खासकर अगर बात किसी वॉशिंग पाउडर के ब्रांड की जाए, तो बहुत ज़्यादा हमने चैलेंज देखा है, लोगों के मन में बसा होता है, लेकिन उनके बीच में जगह बनाना, ऐसा क्या खास था जो जगह बना पाया है? बहुत प्रयास करना होता है। लोगों के मन में जो हो गया कि नहीं ये लेना है तो वही लेना है, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो कई बार नॉक करने से, दरवाजों को बार बार नॉक करने से जैसे दरवाज़ा खुल जाता है, वैसे ही बार बार प्रयास करने से अगर आदमी, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, वो एक बार ले जा रहा है, जो दूसरा ब्रांड जब ले जा रहा है, अगर आप उसको पसंद आती है तो दोबारा आके फिर वो जो है मांगता है। तो हमेशा प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। अगर आपने प्रयास छोड़ दिया तो फिर उसके बाद जो है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगले पैनल को मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगी, जिसमें ब्रह्म राष्ट्र एकम से श्री सचिन सनातनी जी वो मंच पर आए और साथ ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो ज़ोरदार तालियां यहाँ पर होनी चाहिए। और इसी के साथ विश्व वैदिक संस्थान ट्रस्ट से श्री संतोष सिंह जी मंच पर आए, आपसे अनुरोध है। और साथ ही इस कार्यक्रम को हम आपके साथ भी आगे बढ़ाएंगे, तो जाहिर तौर पर ज़ोरदार तालियां यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हम चर्चा करेंगे। और जीना सीखो से मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मनीष ग्रोवर जी को, वो भी यहाँ पर पहुँचे और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और नम्रता सिंह जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी, जो कि प्रोविडेंस की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो आप भी यहाँ मंच पर आइए और इसी के साथ ज़ोरदार तालियों से आपका भी हम स्वागत करेंगे। जिस तरीके से आपका जो ट्रस्ट है वो काम कर रहा है, तो आप सभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ ज़ोरदार तालियां ज़रूर होना चाहिए। जो दर्शकों के सवाल हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे मेरे सहयोगी धीरेन्द्र के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपशिखा का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्म राष्ट्र एकम से श्री सचिन सनातनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के, न्यूज नेशन के मंच पर। और इसके अलावा विश्व वैदिक संस्थान ट्रस्ट से हमारे साथ श्री संतोष सिंह भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जीना सीखो से डॉक्टर मनीष ग्रोवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के मंच पर। और नम्रता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनसे लगातार हम चर्चा करेंगे उनका ट्रस्ट किस तरह से समाज सेवा को लेकर काम करता है। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही, सचिन सनातनी जी, आपने कई देशों की यात्रा की, बहुत सारे संस्कृति आपने देखी होगी, देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सदियों से, अनंत काल से हमारे सनातन संस्कृति की एक पहचान रही है, एक संस्कार की भावना जागृत रही है, और आज हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ कर के अपने संस्कार की मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। तो हम एजुकेशन बहुत अच्छी ले लें, हम शिक्षा अच्छी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने संस्कार के अभाव में हम अपने बड़ों का और अपने कहते हैं ना कि अपने माता पिता का अगर हम अपमान करें बहुत ज़्यादा एजुकेट होकर के, आजकल ये देख रही है प्रचलन में आ गया है। तो आज के युवाओं को ये संदेश भी देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि लोग ढूंढते हैं ईश्वर कहाँ है। ईश्वर हमारे माता पिता होते हैं, जिनके संगम से हमारी उत्पत्ति होती है, और वो माता पिता जो अपने सारे कष्ट को देख करके वो आपको पालन पोषण करते हैं और आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देने के पश्चात किस तरीके से वही माँ बाप
कभी कभी उपेक्षित हो जाते हैं, अनाथालय में जाते हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। हमारी ही सनातन संस्कृति का ये जो एक कहते हैं ना कि एक दुर्बल उदाहरण है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं युवाओं को यही कहूँगा कि अपनी सनातन संस्कृति की धारा को जोड़ करके रखें, क्योंकि हम तीन ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप जो लोग हैं राजनीति में जाएं, राम नीति में जाएं और राष्ट्र नीति में जाएं। अगर आप इन तीनों के का निर्वहन करेंगे तो निश्चित ही आप एक सशक्त भारत और अखंड भारत की भूमिका में आप हमारे भारत को महाशक्ति के रूप में आप स्थापित करने का बहुत बड़ा कार्य करेंगे। संतोष जी, आपसे मेरा सवाल है, लड़ाई ज्ञानवापी तक जारी रहेगी या फिर ज्ञानवापी की जीत के बाद ये लड़ाई और आगे तक जाने वाली है? ये सनातन राष्ट्र है। इस सनातन राष्ट्र में विश्व वैदिक सनातन न्यास स्पष्ट घोषणा करता है और बराबर किया है कि जिन जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में बदला गया है उन मंदिरों को हमें वापस चाहिए और पुनः मंदिर का हम निर्माण करेंगे, क्योंकि सनातन राष्ट्र में भी हम अगर अपने मंदिरों का निर्माण नहीं करेंगे, सनातन की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो विश्व के किस कोने में जाकर के हम करेंगे। इसलिए इस सनातन राष्ट्र में हमारे अपने मंदिरों का वजूद वही होना चाहिए जो प्राचीन काल में हुआ करता था, उससे लेकर के भविष्य में भी होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले, हमारे लोग जाने, जागृत हों और ये सनातन राष्ट्र पुनः अपने वैभव को प्राप्त करे, अपने आदर्श को प्राप्त करे। ये सनातन था, भगवा राष्ट्र था, हम इसका सम्मान करते हैं और पूरे देश को सनातन राष्ट्र की तरफ अग्रसर करने के लिए हमारा संघर्ष लगातार सदैव अनवरत जारी रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारे मंदिरों को जब तक जीवन रहेगा तब तक सनातन के लिए आपका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। निश्चित डॉक्टर मनीष ग्रोवर जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आपका संस्था एक बहुत बढ़िया काम कर रही है, लोगों को जिस तरह से इलाज का माध्यम बता रही है, किस तरह से आपकी संस्था से लोग जुड़े और क्या आपका सपना है कि आपकी जो संस्था है वो कहाँ तक जानी चाहिए? देखिए, जो हमारी संस्था है उसका एक ही उद्देश्य है। पहली बात तो लोग बीमार ना पड़ें, मतलब बीमार होना ही जरूरी नहीं है। अभी क्या हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं फिर हॉस्पिटल भाग रहे हैं। हम कहते हैं कुछ ऐसा सीख लो, कुछ ऐसे नियम सीख लो खाने का, पीने का, लाइफस्टाइल का, कि बीमार पड़ो ही मत। तो मैं सबको बोलना चाहूँगा, आयुर्वेद का सूत्र भी है, शुद्धो देहा मनश्य यस्य सजीति वर्षतम, कि देह को शुद्ध कर लो, मन को शुद्ध कर लो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो बिना किसी डॉक्टर के। उसका एक ही तरीका है, हर हफ्ते एक उपवास रखो, जब एकादशी आए तो प्रॉपर एकादशी रखो, जब नवरात्रे आए तो नवरात्रे रखो, लेकिन नवरात्रे रखने या चरात्रे नहीं रखने। अभी क्या है, लोग उल्टा ज़्यादा खा जाते हैं व्रतों में। तो व्रत रखो, बॉडी को खाली छोड़ो। जानवर भी बीमार पड़ता है ना तो खाना छोड़ देता है और वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाता, और हम स्कूल कॉलेज में जाके भी ना ये सीख नहीं पाए कि बीमार होने पर करना क्या है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जब भी बीमार जा पड़ो 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ भोजन करो। मतलब खाने का तो नाम ही है खाना, भोजन करो, मतलब नेचुरल चीज़ें खाओ, नारियल पानी, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, फ्रूट खाओ, सैलड खाओ, रोटी चावल दूध ये सब उस टाइम पे नहीं लेना। और दुनिया की सबसे खराब वस्तु अगर खाने की है तो पनीर है आज की डेट में हमारे घरों में, क्योंकि आयुर्वेद में क्लियर वर्णित है कि दूध को विकृत करके नहीं खाना, और हम उसको दूध को फाड़ कर बना रहे हैं, जो बहुत गलत है। वेजिटेरियन है वो प्रोटीन के लिए पनीर को एक बेहतर माध्यम मानते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, मैं आपको रोक रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। प्रोटीन अगर इतनी जरूरत है तो हाथी को कहाँ से मिलता है, घोड़े को कहाँ से मिलता है, गेंडे को कहाँ से मिलता है, बैल को कहाँ से मिलता है? पत्तों से ही तो हमें भी पत्ते हरी सब्जियां खाना लोगों को अपनी धारणा बदलने की बहुत ज़रूरत है, जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। नम्रता जी, आपसे सवाल है कि जैसा कि आपका फाउंडेशन लगातार काम करता है, प्रोविडेंस फाउंडेशन, कहाँ तक आप इसे ले जाना चाहती हैं? क्या आपका सपना है किस तरह से ये फाउंडेशन आगे चल के पूरे देश भर में काम करे? देखिए, इस फाउंडेशन को मैं इंटरनेशनल तक ले जाना चाहती हूँ, ताकि इस देश में भी लोगों को सहायता मिले, बाकी बाहर भी जो लोग हैं हमारे देश के रहते हैं उनको भी सहायता मिले इससे। तो इसको मैं वहाँ तक ले जाना था। तो निरंतर हम लोग प्रयास करते रहते हैं, कोई ना छोटा मोटा काम जो भी मिले, जो भी गरीब लोग मिले उनको खाना देना, कपड़ा देना, जो बच्चे शिक्षित स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी हम लोग सहायता करते हैं। जो महिलाएं गरीब होती हैं, अपना केयर नहीं कर पाती हैं, वो भी हमारा ट्रस्ट करता है। तो निरंतर हम लोग प्रयास में हैं
और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे, इस तरीके से अपने देश के लोगों की मदद करते रहेंगे, बच्चों की मदद करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि ये इंटरनेशनल तक जाए। यानी कि टारगेट आपका बहुत बड़ा है और आप चाहती हैं कि ये पूरे देश भर में संस्था काम करे। मनीष जैन जी आपसे मेरा सवाल है, जैसा कि आपका फाउंडेशन है वेलफेयर सोशल, क्या उसका टारगेट है आने वाले समय में, किस तरह से आप अपने इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं? मेरी संस्था उत्तर प्रदेश के कई शहरों में काम करती है, हरियाणा में काम करती है, कर्नाटक में काम करती है, देश के कई प्रदेशों में मेरी संस्था काम कर रही है। और मैं जहाँ से संचालन कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ कर काम करने वाले युवा जिनको मुझसे रोज़गार पाने की एक इच्छा होती है, तो मैं भरपूर रोज़गार देता हूँ। जिसकी जितनी क्षमता हो काम करने की, उसको उस हद तक काम करने की आज़ादी है, अवसर है और उन्नति के सारे रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। मेरे साथ युवा केवल व्यापार में ही नहीं जुड़े हुए हैं, मेरे साथ युवा उद्योग में भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ युवा सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक सेवक भी हैं, राजनीतिक भी हैं। तो जो मुझसे जिस तरीके का साथ चाहता है, मैं कंधे से कंधा मिला करके उसका साथ निभाता हूँ। युवकों को आगे बढ़ाने का जो कार्य मैं अपने हृदय से करता हूँ, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं निकाल सकता कोई। और मेरा ये टारगेट है कि जितने अधिक से अधिक युवा एक सच की राह पे, संघर्ष की राह पे चलने का मार्ग मैं उनके लिए प्रशस्त कर सकूं, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, उसी के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं। आज हजारों की संख्या में युवा मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैं अपना ये सामाजिक सेवा का कार्य करता हूं, उनके लिए रोज़गार उपलब्ध कराता हूं, उनको रोज़गार ढूंढ करके दे करके उनके जीवन को खुशहाल बनाता हूं। और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते ही चले जा रहे हैं लोग मुझसे। और वर्तमान समय में जो ये 10 साल का दौर गुजरा, ये मेरे जीवन का सबसे सुनहरा काल गुजरा है। और ये जो समय अयोध्या में मैं बिता रहा हूँ, ये भी मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समय है कि एक सत्य के नगरी में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपका संस्था आगे बढ़ता रहे, लोगों को आगे बढ़ाता रहे। आपने सभी ने बहुत कीमती वक्त दिया है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। आज इस पावन दिन पर ये सेशन करने का मौका मिला, आपने समय निकाला अपना कीमती। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका भी, संतोष जी आपका भी, और डॉक्टर मनीष ग्रोवर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नम्रता जी आपका भी न्यूज स्टेट के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको वो चीज़, वो दृष्टिकोण दिखाया हो जिसकी ज़रूरत है अयोध्या की धरती से। जय श्री राम।